हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेसन 6, जिसका नाम है वुमेन एंड द न्यू पब्लिक स्फीयर। अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, चैप्टर का नाम है वुमेन्स यानी महिलाएं और न्यू पब्लिक स्फीयर यानी नया सार्वजनिक क्षेत्र। तो ये नया सार्वजनिक क्षेत्र इसलिए है क्योंकि जो पहले सार्वजनिक जो क्षेत्र हुआ करते थे, जहाँ पे लोग मिला करते थे, तो वहां पे सिर्फ जो मेल डोमिनेंस ज्यादा थी, है ना। वहां पे महिलाओं का रोल इतना नहीं था। जो महिलाएं थी वो घर वगैरह में रहती थी और उतना उनका मतलब ज्यादा मिलना घुलना नहीं होता था। तो इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि उस समय पे जो महिलाएं वो कैसे मतलब पावर में आई, उनका कैसे राइज हुआ, है ना। वुमनिज्म या फेमिनिज्म उस समय पे कैसे बढ़ा, है ना। और जो नया सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें जो महिलाएं हैं उनकी मतलब कैसे भागीदारी बढ़ी। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो वुमेन्स है उनका स्टेटस उस समय पे कैसे राइज हुआ। अब देखिए, अर्ली मॉडर्न यूरोप में कैसे वुमेन को नजरअंदाज किया जाता था, है ना। और जो भी सामाजिक जितने भी मामले होते थे उनको दूरी रखा जाता था। तो इन सब मामलों पे सबसे पहले जो विद्वान हुआ करते थे उनकी नजर पड़ी। और ये जो नजर है ये 1960s के आसपास पड़ी। कुछ कई विद्वान थे जैसे कि जॉन कैली, मैरी हैंग, कैरिन ओबेन, ऐसे कई सारे ना महान महान स्कॉलर थे उस समय पे। तो इनका इनका ध्यान गया उस समय पे। इन्होंने, ये हिस्टोरियन थे, इन्होंने जब खुदाई वगैरह करी, इन्होंने जब दस्तावेज पढ़े, तो इन्होंने महिला के स्टेटस के बारे में जाना कि उस समय पर यानी अर्ली मॉडर्न यूरोप में महिलाओं को कैसे नजरिए से देखा जाता था, मतलब उनका क्या स्टेटस था उस समय पे, उनका समाज में रोल था या नहीं था। अब देखिए, जैसे कि आपको पता ही है उस समय पे क्या हो रहा था कि चर्च की डोमिनेंस हुआ करती थी और जो नीचे जो थर्ड क्लास के लोग हुआ करते थे उनको तो बिल्कुल इज्जत दी नहीं जाती थी। वहां पे तो पुरुषों को ही दी जाती थी, तो वुमेन की क्या चली, है ना। तो वुमेन का उस समय पे काफी ज्यादा खराब स्टेटस था। लेकिन जब रेनेसेंस आ जाता है ना, जब एनलाइटनमेंट का रेवोल्यूशन चलता है, रिफॉर्म्स वगैरह आते हैं, तब जाके जो वुमेन का स्टेटस है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आती है। जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो जाता है, उसमें एडवांसमेंट हो जाती है ना। न्यूज़पेपर छपने लगते हैं, किताबें छपने लगती हैं, लाइब्रेरी बनने लगती हैं, तब जाके थोड़ा जो वुमेन लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज होता है। अब जो गरीब जो वुमेन थी ना, थर्ड क्लास की जो वुमेन हुआ करती थी, उनको भी अब किताबें पढ़ने का मौका मिला और उनकी लिटरेसी में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई। क्योंकि उस समय पे जो राजा महाराजा की वुमेन हुआ करती थी, जो नोबल वुमेन्स हुआ करती थी, सिर्फ वही पढ़ा लिखा करती थी। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई, है ना, किताबें छपने लगी, तो इससे क्या हुआ कि जो बाकी की जो वुमेन्स है उसमें भी लिटरेसी रेट बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनकी जो स्टेटस है उनपे इम्प्रूवमेंट आने लगी। तो देखिए, यहाँ पे जो जॉन कैली है ये एक अमेरिकन हिस्टोरियन है। तो इनका ये मानना था कि जो वुमेन है उनको सबसे ज्यादा जो फ्रीडम और सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो मेडिवल पीरियड में मिली है। उससे पहले कभी भी उनको इतनी फ्रीडम या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। क्योंकि जो अर्ली मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल थी और रिस्ट्रिक्टिव थी, यानी कि पितृसत्तात्मक थी। यानी जो वुमेन्स हुआ करती थी वो पति या फिर जो पिता होता है या फिर जो भाई होता है उनकी मतलब सुरक्षा में रहती थी, है ना। और जैसे वो कहते थे उनको वैसे ही करना पड़ता था, है ना। तो वुमेन्स के लिए सारे डिसीजन उनके या तो पति लेंगे या तो भाई लेगा या तो उनके पिताजी लेंगे। यानी वुमेन्स को उस समय पे इतनी आजादी नहीं थी कि वो अपने फैसले खुद ले सके। और साथ ही साथ वो पब्लिक एक्टिविटी में भी शामिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस समय पे जो वहाँ पे ऐसी मतलब माहौल था या ऐसी सोसाइटी थी, वहाँ पे मतलब वुमेन्स को पब्लिक जो स्पेयर है उसमें नहीं बुलाया जाता था। पब्लिक स्पेयर क्या होता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग करते हैं, जैसे कोई पार्क वगैरह हो गया या फिर कोई स्पीच वगैरह हो गया, जहाँ पे लोग मिलते हैं, कोई खाने पीने की जगह हो गई। तो वहाँ पे जो वुमेन्स होती थी उनका जो पार्टिसिपेशन था वो काफी कम था। यानी जो वुमेन्स थी वो सिर्फ घर में ही रहती थी, जो घर का काम है बस वही करती थी, उनको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन जब रेनेसेंस आता है तो ये सब चीजें बदल जाती है ना। अब उस समय पे रेनेसेंस के बाद से जो लिटरेसी रेट था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था वुमेन्स का, और साथ ही साथ वुमेन्स को उस समय पे काफी ज्यादा फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब देखिए, जेंडर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, यानी कि अर्ली मॉडर्न यूरोप में वुमेन्स का और मेन का क्या स्टेटस था। अब देखिए, अर्ली मॉडर्न यूरोप में क्या माना जाता था कि जो मैन है यानी जो पुरुष है उनको ताकत से जोड़ा जाता था, कि पुरुष ताकतवर है, वो घर की सुरक्षा करेंगे, उनका काम है बाहर जाके कमाना, है ना। और घर को मतलब घर की सुरक्षा करना, घर के लोगों की सुरक्षा करना। और वहीं पर वुमेन को माना जाता था कि वो घर का काम करेंगी, है ना, घरेलू काम करेंगी, और उनको कोमलता से जोड़ा जाता था। यानी वो उनमें जो
महिलाएं उनमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं कि वो बाहर जाके किसी से लड़ सके या अपने घर की सुरक्षा कर सके, इसलिए जो वुमेन को घर में ही रहकर काम करना चाहिए। तो ये अर्ली मॉडर्न यूरोप में ये दोनों जेंडर के देखा जाता था, इस नजरिए से देखा जाता था। अब देखिए उस समय पे जो पुरुष होते थे वो पब्लिक और प्राइवेट स्पेयर दोनों में डोमिनेट करते थे, यानी घर में भी डोमिनेट करते थे और बाहर भी डोमिनेट करते थे पुरुष। और पुरुष को ना काफी सारी पावर भी मिली हुई थी, चाहे वो लीगली हो गया, रिलीजियसली हो गया, कल्चरली हो गया। मतलब उस समय पे जो पुरुष हुआ करते थे उनको काफी ज्यादा आजादी थी कुछ भी करने की, है ना, अपने डिसीजन खुद लेने की। लेकिन जो महिलाएं थी उनको इतने राइट्स नहीं मिले हुए थे, है ना। उनको मतलब खुद के फैसले भी अगर लेने हैं तो उनको पहले अपने पति से या भाई से या पिता से पूछना पड़ता था। तो उस समय के लोगों का ये मानना था कि जो महिलाएं हैं ये सिर्फ दो चीजों के लिए बनी है, सिर्फ शादी करेंगी और घर को संभालेंगी। लेकिन जो पुरुष है उसका क्या काम है, उसको इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है अपने घर को, यानी वुमेन्स को, है ना। वो बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे और साथ ही साथ अपने घर की सुरक्षा करेंगे। और देखिए उस समय पे क्रिश्चियनिटी फैली हुई थी, है ना, क्रिश्चियनिटी धर्म को सब फॉलो करते थे। तो जो क्रिश्चियनिटी थी वो भी लोगों को यही टीच करती थी कि जो मेल अथॉरिटी है वो वुमेन की अथॉरिटी से सुप्रीम है ना। और जो आदमी है उन्हीं को मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए और साथ ही साथ लीडरशिप पोजीशन पे आना चाहिए, यानी कि जो चर्चेस के जो भी पॉप वगैरह होंगे, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, बिशप्स हो गए, है ना, पादरी वगैरह हो गए, तो इसमें सिर्फ मेल ही आ सकते हैं। और चाहे वो राजा की पोस्ट होगी, मंत्री की पोस्ट होगी, जो बड़ी बड़ी लीडरशिप पोजीशंस होती हैं उसपे भी जो पुरुष है उन्हीं को होना चाहिए। तो जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस था इसके चलते भी काफी ज्यादा डिफरेंस था पुरुष और महिलाओं के बीच में। अब देखिए अगर हम वर्क और इकोनॉमिक रोल की बात करें तो जो ऐसा माना जाता है कि जो मैन है उनका जो प्राथमिक काम है वो है पैसे कमाना। भले ही जो महिलाएं हैं वो अपना जो रोल है वो कृषि में, कपड़े उत्पादन में या फिर कोई भी चीज का उत्पादन अगर करना होता है उसमें वो निभाती है, लेकिन फिर भी जो उनकी मेहनत होती है उनको इतना तवज्जो नहीं दी जाती, उनको कम आंका जाता है। भले ही जो महिला है वो बहुत ज्यादा खेती करे, भले पुरुष से ज्यादा मेहनत करे, लेकिन उनकी मेहनत को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो घर में भी मेहनत करती है, बाहर भी मेहनत करती है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो इतनी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि वो घर पे भी काम करती है लेकिन उसका उनको कोई भी मतलब बेनिफिट नहीं होता है, कोई भी उनको पैसे वगैरह नहीं मिलते। और अगर बाहर भी कहीं वो काम करेंगे तो उनको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने पुरुष को मिलते हैं। अब देखिए अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो उस समय की वुमेन्स थी उनको ज्यादा पढ़ाया लिखा नहीं जाता था, बस उनको एक बेसिक एजुकेशन दी जाती थी ताकि उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके। तो अगर उनको अपना थोड़ा सा और डेवलपमेंट करना है, अपना लिटरेसी रेट बढ़ाना है, तो वो ऐसे कोई इनफॉर्मल चैनल्स थे जिनके माध्यम से वो बातचीत करती थी और जो समाज में चल रहा है उसके बारे में बात करती है। जैसे कि उस समय पे सलून वगैरह हो गए जहाँ पे जो वुमेन्स है वो अपनी बाल वगैरह कटवाने जाती है, मेकअप करने जाती हैं। और कई ऐसे कोरोस्पोंडेंस नेटवर्क हो सकते हैं, है ना, ऐसे कई सारे जहाँ पे जो वुमेन्स थी जहाँ पे आपस में मिलती थी, है ना। या फिर कहीं पे जैसे कपड़े धोने की कोई शॉप है वहां पे सब औरतें मिलती होंगी, है ना, कोई सब्जी मंडी है वहां पे सब औरतें मिलती होंगी, ऐसे कई सारे नेटवर्क हो सकते हैं। तो वहीं पर वो आपस में मिलकर बातचीत करती थी और अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करती थी। अब देखिए अगर हम कानून की बात करें तो जो कानून है ना वो भी इनइक्वालिटी को बनाए रखा, है ना। उस समय का जो कानून था वो मैन को फेवर करता था, मैन के लिए सारे कानून होते थे, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो गया, लैंड से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, या फिर इनहेरिटेंस यानी जो जायदाद होती, जमीन जायदाद, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर हो गया, तो जो पुरुष है उसी को फेवर किया जाता था। लेकिन जो महिलाएं थे जो महिलाएं हैं उनके जो राइट हुआ करते वो काफी ज्यादा लिमिटेड हुआ करते थे। और अगर महिला को कोई भी हेल्प चाहिए लीगली तो उसको जो मेल के रिलेटिव्स है उनसे मदद लेनी पड़ती थी। तो एक तरीके से उस समय पे सारी वुमेन मेल्स पे डिपेंडेंट होती थी। अब देखिए पब्लिक स्फेयर क्या होता है। पब्लिक स्फेयर मतलब था सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ पे सभी लोग आपस में मिलते हैं। तो देखिए जो सार्वजनिक क्षेत्र है इस शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आपके सामाजिक जीवन का जो क्षेत्र है उसको संदर्भित किया जा सके। एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे कि पार्क वगैरह हो गए, वहां पे क्या होते हैं, लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, है ना, पॉलिटिक्स पर डिस्कस करते हैं, आज किसकी सरकार आएगी, कौन जेल में जाएगा, है ना, ऐसी बातें जो करते हैं आपस में मिलकर। तो वो जो जहाँ पे वो मिल रहे हैं वो क्षेत्र क्या है, वो सार्वजनिक क्षेत्र, ही पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसे क्षेत्र को ही सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। तो अब देखिए आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है ताकि इसमें आपको पता चल सके कि सार्वजनिक क्षेत्र थे उस समय पर, तो वहां पे वुमेन्स का क्या रोल था। तो पब्लिक स्फेयर एक टाइप का ऐसा प्लेस या ऐसा मीडियम है जहाँ पे कोई भी जो ग्रुप है वो आपस में मीट कर सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है और अपने ओपिनियन रख सकता है। अब देखिए जो पब्लिक स्फेयर होते हैं इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, एनसाइक्लोपीडिया हो गया, कॉफी शॉप्स हो गई, एकेडमिक, सलून, है ना, और रिपब्लिक ऑफ लेटर। तो मतलब ये ऐसी चीजें जिसपे ना लोग अक्सर बात किया करते हैं। आप न्यूज़पेपर की बात कर लीजिए, दो लोग मिलेंगे, आज
कि क्या ताजा खबर है, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर कोई दो लोग आपस में कोई किताब पढ़ते हैं, किताब की डिस्कशन करते हैं, एनसाइक्लोपीडिया, या फिर कॉफी पीते हैं आपस में, चाय वगैरह पीते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट होते हैं जो पब्लिक स्फेयर में मतलब यूज किए जाते हैं। अब देखिए रेनेसेंस से पहले तो पब्लिक स्फेयर ही नहीं हुआ करते थे, तो उस समय पे जो पब्लिक स्फेयर है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, है ना। उस समय पे क्या है, प्रिंटिंग प्रेस आई थी, धीरे धीरे किताबें छपने लगी थी, न्यूज़पेपर आने लगे थे, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह, नॉवेल्स वगैरह आने लगी थी, म्यूजिक वगैरह बनने लगे थे, है ना। कॉफेटेरिया मतलब जो यहाँ पे कॉफी मिलती है, चाय मिलती है, ये सब बनने लगे थे, है ना। उस समय तक तो था ही नहीं, धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, लाइब्रेरीज बनने लगी लगी सलून बनने लगे, तब जहाँ जाके जो लोग हैं ना वो आपस में मिलने लगे थे। तो मतलब ये सब चीजें जो थी ना 17वीं सेंचुरी तक बनी थी, यानी जो पब्लिक स्फेयर है जहाँ पे अगर आप कॉफी की बात कर ले, लाइब्रेरी की बात कर लें, या पार्क वगैरह की बात कर लें, या कोई किसी चीज की बात कर लें, तो 17वीं सेंचुरी तक आते आते बनी थी। लेकिन जो 17वीं सेंचुरी में जो पब्लिक स्फेयर बना था, इसमें मेल डोमिनेंस ज्यादा था। यहाँ तक कि उस समय पे जो की इंस्टीट्यूशन थी पावर की, चाहे वो चर्च हो गया या कोर्ट हो गया, वहां पे भी मेल डोमिनेंस थी। यानी आपको जो जज मिलेगा वो भी आदमी मिलेगा, पुरुष मिलेगा। और जो चर्च में जितनी भी पोस्ट हुआ करती है, चाहे वो बिशप की हो गई, है ना, पादरी की हो गई, पॉप की हो गई, वो सब मेल हुआ करते थे। अब देखिए क्या होता है, अर्ली मॉडर्न यूरोप में जो बॉर्गियोस पब्लिक स्फेयर है उसका इमर्ज होता है। अब ये बॉर्गियोस मतलब मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास कैसे, ये अब जैसे प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी, है ना, किताबें छपने लगी थी, तो लोगों का ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने लगा था। लोग अब पढ़ लिख कर ना पढ़े लिखे हो गए थे, उनका लिटरेसी रेट बढ़ गया था। अब वो मतलब मजदूरी वगैरह उन्होंने छोड़कर अब वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा जाने लगे, तो डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, लॉयर बनने लगे। तो ये जितने भी लोग हुआ करते थे मिडिल क्लास में आते थे, इन्हीं को बॉर्गियोस पब्लिक स्फेयर कहा जाता है। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे, ये उस समय पे इनका अलग से ग्रुप बन गया था। अभी जो मिडिल क्लास लोग हुआ करते थे, इन्होंने कैटलिस्ट की तरह काम करा। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, यानी जो किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये जो मिडिल क्लास था, इन्होंने ना जो लिटरेसी रेट था उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर सब आ जाते थे, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर्स वगैरह हो गए, है ना। उस समय पे स्कूल वगैरह, यूनिवर्सिटीज वगैरह खुलने लगी थी। जो टीचर्स थे उन्होंने और भी मतलब जो गरीब बच्चे उनको पढ़ाना स्टार्ट करा, और मतलब जो लिटरेसी रेट था उसका काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुका था, और साथ ही साथ जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका भी राइज हो चुका था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एरिस्टोक्रेसी है उसकी जो अथॉरिटी है उसका डिक्लाइन हो जाता है ना। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ी ना चाहेंगे कि कोई हम पे रूल करे, है ना। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी उसका डिक्लाइन हो जाता है। जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाई है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो रेवोल्यूशन चलाते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं उनको मार भगाते हैं। तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि उस समय पे ना काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ चुका था। पहले राजा महाराजाओं का शासन चलता था, जो मेल डोमिनेंस थी वो ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग ना डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट होने लगे थे, है ना। डेमोक्रेसी आ रही थी, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितना हक जो पुरुष है उसको भी मिलेगा, और जितना हक है महिलाओं को भी मिलेगा, है ना। तो महिलाएं और जो पुरुष है वो बराबर होती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो अब देखिए वुमेन इन पब्लिक स्पेयर। अब देखिए अगर हम पुराने समय की राजनीति की बात करें, तो वहां पे फीमेल को बिल्कुल भी जो सत्ता होती है वो नहीं सौंपी जाती थी, यानी जो फीमेल है वो कभी भी राजा नहीं बन सकती थी, है ना। राजा कौन होगा, सिर्फ मेल होगा, पुरुष होगा, है ना। और जितनी भी जो बातचीत हुआ करती थी, राजनीतिक जो फैसले लिए जाते थे, उसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वो भी काफी ज्यादा कम था। लेकिन क्या होता है, जब रेनेसेंस आ चुका होता है, जो 15-16 सेंचुरी के आसपास जो महिलाएं होती हैं, जो बड़े घराने की होती है, जो नोबल जो वुमेन्स हुआ करती हैं, ऐसा देखा गया था उस समय पे कि उनको भी अब पार्टिसिपेशन मिलने लगा था। और साथ ही साथ अब वो भी मतलब पावरफुल पोस्ट पे आने लगी थी महिलाएं, और साथ ही साथ वो अब ना राजा बनने के लायक भी हो गई थी। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो महिलाएं उन्होंने मतलब जो राजा की पोजीशन है उसको भी संभाला था। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कैसे कैसे टाइम बीतने के साथ साथ जो महिलाएं हैं उनका स्टेटस में मतलब काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो पहले बिल्कुल भी ना जो महिलाएं होती थी उनको कोई भी राजा वगैरह जो पोस्ट होती है उसको संभालने का कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, है ना, हक नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा माना जाता था। लेकिन बदलते समय के साथ साथ जो महिलाएं थी अब उन्होंने भी रूल करना स्टार्ट करा। अब देखिए कुछ पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जैसे कि जीन बॉर्डिन और रॉबर्ट फिल्मर। तो इन दोनों का ये मानना था कि जो महिलाओं का शासन है ना वो अमान्य है, यानी कि गैर कानूनी है, और साथ ही साथ अनैतिक है। यानी ये दोनों का ये कहना था कि जो महिला है वो कभी भी शासन नहीं कर सकती, कभी भी जो राज्य है उसको नहीं चला सकती, यानी राजा नहीं बन सकती। क्योंकि उस समय के जो ये फिलोसोफर थे इनका ये मानना था कि जो राजा है वो सिर्फ पुरुष ही बन सकता है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन लेट 17th सेंचुरी में क्या होता है कि धीरे धीरे जो वुमेन है उनका पॉलिटिकल बिगनिंग स्टार्ट हो जाता है, और देखते ही देखते जो एलिजाबेथ प्रथम होती है वो
पहली मतलब क्वीन बन जाती है, मतलब पहली रूलर बन जाती है इंग्लैंड की, जो वुमेन होती हैं। इनसे पहले कोई भी वुमेन जो थी वो कभी भी रूलर नहीं बनी थी। तो जो एलिजाबेथ प्रथम थी, ये पहली वुमेन रूलर बनी थी इंग्लैंड की। और जितने भी फिलोसोफर थे, उनकी जो भी फिलोसफी या थ्योरी थी, उन एलिजाबेथ ने इन सब थ्योरीज को गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि राजा बनने के लिए सिर्फ आपके पास पावर ही नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ एबिलिटीज भी होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए राजा बनने के लिए। राजा सिर्फ वही बन सकता है जिसके अंदर ये सारी खूबियां होती है, जो मेंटली स्ट्रांग होता है, जिसको मतलब लोगों को कंट्रोल करना आता है, मैनेजमेंट चलाना आता है, रूल करना आता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ताकत है या फिर आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वही मैटर करती है राजा बनने के लिए। राजा बनने के लिए आपके पास दिमाग भी होना चाहिए। अगर देखिए ताकत के हिसाब से राजा बना जाता था तो हाथी होता जंगल का राजा, लेकिन जंगल का राजा कौन है? शेर है, क्योंकि उसके पास ताकत भी है और साथ ही साथ उसके पास दिमाग भी है ना। तो राजा बनने के लिए आपके पास दिमाग भी होना चाहिए, ताकत से सिर्फ राजा नहीं बना जाता। तो एलिजाबेथ प्रथम ने इन सभी थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया। वुमेन एंड एनलाइटनमेंट इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। अब हम देखने वाले हैं कि जब एनलाइटनमेंट चल रहा था उस पीरियड में जो वुमेन उन्होंने अपना स्टेटस को कैसे इम्प्रूव किया। अब देखिए जब एनलाइटनमेंट पीरियड चल रहा था, यानी जब ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार हो रहा था, इतनी सारी नॉवल छप रही थी, इतने सारे न्यूज़पेपर आ रहे थे, इतनी सारी किताबें छप चुकी थी, लाइब्रेरी बन चुकी थी, अब लोग पढ़े लिखे हो गए थे, लिटरेसी रेट बढ़ रहा था। तो ऐसे में ना एक जो वुमेन होती है, उन्होंने अपने मतलब राइट्स की मांग करना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अब हमें भी इक्वल राइट चाहिए जैसे पुरुषों को मिलते हैं। अब हमें भी मतलब इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें भी अब मतलब बाहर खुलकर जीना है ना, बाहर घूमने जाना है। अब हम भी अपने लिए डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो जो उस समय पे जब एनलाइटनमेंट पीरियड चल रहा था तो वुमेन्स को भी अब नॉलेज हो चुकी थी, है ना, वुमेन्स भी अब पढ़ी लिखी हो चुकी थी। अब उन्होंने भी अपने राइट्स की मांग करने लगी, अब वो भी अपने अधिकारों की ये आवाज उठाने लगी थी। तो वुमेन्स की ये डिमांड थी जैसे कि मेंस के लिए पब्लिक स्फेयर अलग है, तो वैसे ही वुमेन के लिए भी पब्लिक स्फेयर अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ऐसे 2 पार्क बनवा दिए जाए जहाँ पे सिर्फ पुरुष आके आपस में मिलते हैं, और एक ऐसा दूसरा पार्क होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ एक वुमेन आके मिले, है ना, सारी जितनी भी वुमेन्स है वही आके मिले, है ना। तो अलग अलग बना देना चाहिए ना ऐसे पब्लिक स्फेयर। अब उसमें मैंने एग्जांपल दिया पार्क का, ऐसी कई सारे पब्लिक स्फेयर्स हो सकते हैं। तो उस समय पे डिमांड उठी कि जो मैन और वुमेन है उन दोनों का सेपरेट सेपरेट स्फेयर बना दिया जाए। अब देखिए इस पॉइंट से ना जो डिमांड है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एक ये तो है नहीं आपने एकदम से कोई चीज मांगी और आपको मिल जाए, है ना। आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको मांगनी पड़ेगी। मतलब उस समय पे आवाज उठना स्टार्ट हो गई थी, है ना। उस समय पे मतलब इतना ज्यादा तो उनको नहीं मिला था, है ना, इतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था पब्लिक स्फेयर में, लेकिन उन्होंने जो आवाज है वो उठाना स्टार्ट कर दी थी। अब जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे ही जो वुमेन्स थी उन्होंने एक्टिवली एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी थी, है ना, वो पब्लिक स्फेयर में भी मिलना स्टार्ट कर दिया था। एग्जाम्पल के लिए जो सलून हुआ करते थे जहाँ पे जो सारी वुमेन्स थी वो आपस में मिला करती थी, जहाँ पे बाल वगैरह काटते, मेकअप वगैरह करते हैं, ये जो सलून हुआ करते थे ना, ये एक तरीके से जो वुमेन्स थी उनका एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। यहाँ पे जो सारी वुमेन्स थी वो मिला करती थी और फिर यहाँ पे डिस्कशन चलते थे कि समाज में क्या चल रहा है ना, पॉलिटिकल जो उनके थॉट्स वगैरह हुआ करते थे उनका आदान प्रदान करती थी। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, किसी किताब से रिलेटेड हो गया, है ना, जो भी मतलब उनको बातचीत करनी थी वो करती थी। और यहीं से उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गया। अब देखिए जब सारी वुमेन एक साथ मिलती हैं वो कुछ ना कुछ बात करेंगी, अपने हक की बात करेंगी, है ना, और साथ ही साथ वो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगी। तो इससे जो एक वुमेन एम्पावरमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। अब देखिए मेनली जो बॉर्ग्यूज यानी जो मिडिल क्लास की वुमेन हुआ करती थी और जो अपर क्लास की जो वुमेन हुआ करती थी, अमीर वुमेन और मिडिल क्लास की वुमेन, मेनली यही दोनों ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थी, है ना, एंगेजमेंट में। और देखिए यही दोनों अपर क्लास की और मिडिल क्लास की जो वुमेन्स थी ये एगलिटेरियन इथोस को फॉलो करती थी, यानी इनका ये मानना था कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हमें भी समान अधिकार मिलने चाहिए जैसे पुरुषों को मिले हैं। और देखा जाए तो यही वो पीरियड था जहाँ से फेमिनिस्ट थॉट की शुरुआत हुई। फेमिनिस्ट यानी नारीवाद, जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो अपने अधिकारों की बात करती हैं और समान अधिकार की बात करती हैं कि हमें भी इक्वल राइट चाहिए जैसे पुरुषों को मिले हुए हैं। अब देखिए इंग्लैंड की ना 2 राइटर थी जिनका नाम था मैरी एस्टेल और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो ये जो दोनों महिलाएं थी इन्होंने अनइक्वल पावर की बात करी कि इन्होंने कहा कि शादी में जो मेल है उनकी ज्यादा डोमिनेंस रहती है, उनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए एजुकेशन में। तो देखिए ये दोनों ना राइटर थी, तो इन्होंने अपनी किताब छापी थी और अपने आइडिया को फैला दिया था। इसी की वजह से माना जाता है कि जो फेमिनिस्ट थॉट है वो उसका एवोल्यूशन हुआ, मतलब इन दोनों ने जो फेमिनिस्ट थॉट है उसकी फाउंडेशन रखी। तो इन दोनों वुमेन्स ने बाकी महिलाओं को प्रेरित करा कि अपने लिए आवाज उठाई जाए
और जो मेल डोमिनेंस है उसको कम किया जाए। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस समय पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी चल रहा था ना, साइंस की दुनिया में काफी ज्यादा तरक्की हो रही थी, नई नई खोजें की जा रही थी। तो ऐसे में फ्रांस की एक वुमेन थी जिनका नाम था एमिली डू चैटेलेट। तो इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया साइंस की दुनिया में, है ना, साइंस में काफी ज्यादा इन्होंने एडवांसमेंट किया, इन्होंने कई सारी खोजें करी थी और अपनी कई सारी थ्योरीज वगैरह दी थी। तो ये दर्शाता है कि उस समय पे जो महिलाएं हैं ना उनका स्टेटस इंप्रूव हो रहा था, है ना, वो भी अब साइंस की दुनिया में अपना पार्टिसिपेशन करने लगी थी। वुमेन एंड फ्रेंच सलून। तो देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है ना वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने में, वो तो सलून का रहा है। क्योंकि उस समय पे कोई भी पब्लिक स्पेयर नहीं था जहाँ पे जो महिलाएं थी वो आपस में मिल सकें, बातचीत कर सकें, है ना, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को शेयर कर सके, है ना। पहले जो महिलाएं थी सिर्फ अपने घर में ही रहती थी, लेकिन जैसे सलून खुलने लगे, डेवलपमेंट होने लगा, है ना, तो ये सलून खुलने की वजह से क्या हुआ कि जो महिलाएं थी वो अब आपस में मिलने लगी थी, बातचीत करने लगी थी, एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर करने लगी थी। तो ये जो सलून होते हैं ना 17 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में फ्रांस में काफी ज्यादा फैल जाते हैं, काफी सारे सलून खुल जाते हैं फ्रांस में। और एक तरीके से मतलब मेन पॉइंट होते हैं जहाँ पे सारी वुमेन्स का एक तरीके से मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। सारी महिलाएं वहां पे जाके डिस्कशन करती थी, बातचीत करती थी, अपने आइडियाज को शेयर करती थी। तो उस समय पे जो सलून हुआ करता था वो इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज और डिबेट का एक जरिया बन गया था, एक टाइप का ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था सलून, जहाँ पे सभी महिलाएं अपने डिबेट कर सकती थी, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकती थी। अब देखिए जो सलून थे उनकी मेडिवल पीरियड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, है ना, क्योंकि वो एक तरीके से वुमेन्स का मीटिंग पॉइंट था जहाँ पे सारी वुमेन अपने विचारों का आदान प्रदान करती थी। लेकिन 18 सेंचुरी में क्या होता है कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन चलता है तो उस समय तक जो सलून थी उसकी इंपॉर्टेंस काफी घट चुकी थी। अब देखिए उस समय पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो सलून में सारी औरतें मिलती थी और जो क्रांतिकारी विचार होते थे, चाहे वो स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, ऐसे जो क्रांतिकारी विचार हुआ करते थे उन पे बातचीत करती थी। तो सलून ने उस समय पे अपना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। लेकिन फिर भी जो सलून्स है उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, क्योंकि जब महिलाएं सलून में जाती थी उनके मन में तो सारे आइडियाज आ जाते कि कैसे हमें स्वतंत्रता चाहिए, कैसे हमें समानता की बात करनी है। फिर आके वो लोगों से लड़ती थी, है ना, जो पुरुष हुआ करते थे उनसे अपनी डिमांड करती थी। इसलिए ऐसा माना जाता था एक तरीके से जैसे जो सलून है ना वहाँ पे जो औरतें हैं उनके कान भरे जा रहे हैं, उनको मतलब हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। तो इस नजरिए से सलून को देखा जाने लगा, इसलिए जो सलून हुआ करते थे उनको तुच्छ नजर से देखा जाने लगा और फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो भी कम हो गई थी। अब देखिए भले ही जो सलून है उसने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करी वुमेन्स की, और साथ ही साथ जो वुमेन्स है उन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपना काफी ज्यादा योगदान दिया था। लेकिन देखिए उन्होंने बाहर तो अपने मतलब अपने लिए अधिकारों की बात करी, लेकिन जब वो घर में आती थी और अपने पुरुषों से यानी अपने पति वगैरह से, अपने पिताजी से जब बातचीत करती थी, उनसे अपने अधिकारों की बात करती थी, तो इसलिए जो वहाँ के जो पुरुष हुआ करते थे वो मतलब सलून को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। वो कहते थे कि जो सलून है ना एक तरफ से अपने जो वुमेन्स उनको भड़का रहा है, उनको गलत दिशा में ले जा रहा है, इसलिए जो सलून थे उनपे उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा सलून्स को। अब देखिए प्रोमिनेंट वुमेन्स पर्सनालिटी ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप, यानी हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने उस समय पे अपना काफी ज्यादा योगदान दिया था वुमेन्स के स्टेटस को बढ़ाने में। तो सबसे पहले जो वुमेन थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ऑफ इंग्लैंड। जब इंग्लैंड की पहली जो महिला जो शासक बनी, है ना, क्वीन एलिजाबेथ, तो उन्होंने वुमेन्स की मतलब एक तरीके से स्टेटस में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट ला दी। क्वीन एलिजाबेथ ने उस समय के जितने भी जो थ्योरीज वगैरह थी उनको गलत प्रूफ कर दिया था। उन्होंने सभी मतलब जो थ्योरीज हुआ करते थे, जो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी रखते थे, जिनका मानना था कि सिर्फ पुरुष ही राजा बन सकता है, तो उन सब थ्योरी को एलिजाबेथ ने गलत प्रूफ कर दिया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो वुमेन्स है वो भी शासक बन सकती हैं, वो भी राज्य को चला सकती हैं। अब देखिए जब एलिजाबेथ क्वीन बनी, यानी जो क्वीन होता है ना उस समय पे कोई राजा नहीं था, तो क्वीन को ही राजा माना गया था। तो जो एलिजाबेथ थी जब वो क्वीन यानी जब राजा बनी, तो उस पीरियड को एलिजाबेथियन एज कहा जाता है। तो उस पीरियड में उन्होंने जो उस समय का जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल था उसको चैलेंज किया, यानी कि उस समय पे ये माना जाता था कि जो राजा होगा वो सिर्फ पुरुष ही होगा। तो जो एलिजाबेथ थी उन्होंने उनको गलत प्रूफ कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि जो एक वुमेन है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी को लीड कर सकती है। अब देखिए अगर आपको याद होगा कि आपने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा था ना, उन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी, जो फेरी क्वीन लिखी थी, उसमें उन्होंने अपने एलिजाबेथ के बारे में बताया था, उनके शासनकाल के बारे में बताया था। तो जब एलिजाबेथ रानी बनी थी ना तो उस समय पे कई सारे आर्ट और लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था और उनके बारे में काफी ज्यादा लिखा जाने लगा था। तो जो विलियम शेक्सपियर थे ना, उन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी, है ना, फेरी क्वीन, तो उन्होंने
जो एलिजाबेथ थे उनके बारे में भी लिखा, उनका शासनकाल कैसा था, वो कैसे शासन करती थी, उन्होंने अपनी किताब में सब बताया है। और एक तरीके से देखा जाए तो एलिजाबेथ ने इंग्लिश रेनेसेंस को लाने में काफी ज्यादा योगदान दिया है, और साथ ही साथ ग्लोबली जो इंग्लिश कल्चर है यानी जो इंग्लैंड का कल्चर है उसकी रेपुटेशन को भी बढ़ाया है। अगली जो वुमेन है उनका नाम है कैथरीन दी मेडिसी। तो इनका जन्म ना इटली में हुआ था, लेकिन बाद में ये फ्रांस की ना रानी बन जाती है, क्योंकि ये जो हेनरी होते हैं, वहाँ के जो राजा होते हैं फ्रांस के, हेनरी सेकंड, उनसे शादी कर लेती हैं। लेकिन जब उनके पति मर जाते हैं तो उनके बाद फिर यही जो राजकाज है वो संभालती हैं। तो कैथरीन ना फ्रेंच रेनेसेंस की काफी ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर रही हैं। इन्होंने ना अपनी लाइफ में कई सारे चैलेंजेस को फेस किया है, जैसे कि इनका जन्म इटली में हुआ था तो इनकी भाषा भी इटालियन होती थी, लेकिन ये फ्रांस में जब गई, जब इनकी शादी हो गई थी तो फ्रांस में इन्होंने फ्रेंच सीखी है ना, वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पावर को मजबूत करा है ना, अपनी डोमिनेंस को स्थापित करा, और इन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो भी एक मतलब रूल करने के लायक हैं। और उस समय पे फ्रांस में कई सारे रिलीजियस वॉर भी चल रहे थे है ना, प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच में, कैथोलिक चर्च के बीच में काफी सारे वॉर वगैरह चल रहे थे, तो इन्होंने ना काफी सारी मध्यस्थता भी करवाई थी, और उन्होंने वॉर को और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करवाया था। तो कैथरीन एक इतनी पावरफुल वुमन है जिन्होंने यूरोपियन पॉलिटिक्स में वुमेन की लेगेसी को बनाए रखा। अगली वुमन है आर्तेमेसिया। तो ये उस समय की सबसे महान इटालियन बारोक पेंटर है। तो इनकी आप पेंटिंग वगैरह देख सकते हैं, इनकी मोस्टली पेंटिंग वुमेन्स को लेकर होती थी, और जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं इसमें जो वुमेन्स की इमोशंस है उसको दर्शाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं वुमेन कैसे अपना बदला ले रही है पुरुषों से, है ना, इसकी गर्दन में इसने तलवार घुसा दी। तो देखिए ये जो पेंटर थी ना, ये उस समय की जो फीमेल फिगर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना ऐसी पेंटिंग बनाती थी जिसमें आपको जो फीमेल्स है उनकी सुप्रीमेसी यानी डोमिनेंस दिखाई देगा। और आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको काइरोस्कोरो इफेक्ट के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो ये कैसा इफेक्ट होता है जिसमें लाइट और डार्क का इस्तेमाल करके ना इमेज बनाई जाती है। तो आपको इनकी जो पेंटिंग दिख रही होगी, पीछे क्या बैकग्राउंड पूरा डार्क है ना, और सामने से आपको लाइट दिख रही होगी, इसमें लाइट पड़ रही है। तो ये इस टाइप की पेंटिंग करती थी, और इन्होंने भी अपने लाइफ में कई सारे चैलेंजेस को फेस करा, चाहे वो बाहर हो या चाहे वो घर के अंदर हो। इन्होंने उस समय पे ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई जो उस समय पे काफी ज्यादा फेमस हो गई। तो आप सोच ही सकते हैं उस समय पे मेल डोमिनेंस चल रहा था, है ना, सिर्फ सारा जो अधिकार था वो पुरुषों का ही था। उस समय पे इन्होंने ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई जो महिलाओं की आवाज को बुलंद करती है। तो उस समय पे इनको काफी ज्यादा ना क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था, और इन्होंने उस समय पे अपनी काफी ज्यादा हिम्मत भी दिखाई थी, तो ऐसी ऐसी पेंटिंग को बना सकी। अगली वुमेन थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो ये ना राइटर थी, वो भी इंग्लैंड की। तो ये अपनी कहानियां वगैरह लिखती थी, अपनी किताबें वगैरह लिखती थी। तो इन्होंने अपनी एक नॉवल भी लिखी थी जिसका नाम था द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो ये 1792 को पब्लिश हुई थी, और ये काफी ज्यादा उस समय में फेमस हुई थी। तो इन्होंने अपने नॉवल के माध्यम से वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स की मांग की है, और ये चाहती हैं कि जो वुमेन्स है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन में, ताकि उनका भी लिटरेसी रेट बढ़ पाए और वो अपने लिए खुद फैसले ले पाए और खुद का भला कर सके। तो इनके जो आइडियाज थे, है ना, एजुकेशन को लेकर, और जो इनके थॉट्स वगैरह थे वो इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं जो बाद में फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट का रूप ले लेते हैं। तो जो मैरी है वो अपनी नोवेल के माध्यम से काफी ज्यादा जोर देती है वुमेन की इंटेलेक्चुअल पर्सनल डेवलपमेंट में, और इनका मानना था कि जो वुमेन है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकती है सोसाइटी में। अगली वुमेन का नाम है मारिया। तो मारिया एक जर्मन नेचुरलिस्ट, साथ ही साथ साइंटिफिक इलिस्ट्रेटर, और साथ ही साथ एक एक्सप्लोरर भी थी। यानी ये साइंस में इनकी ज्यादा रुचि थी, ये खोजबीन करा करती थी, साथ ही नेचर से ज्यादा लगाव रखती थी। जो नेचुरल फिनोमिना थे, है ना, जो नेचर से रिलेटेड कोई भी क्लाइमेट चेंज हो गया है या भूकंप वगैरह हो गया, जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उनमें इनकी ज्यादा रुचि थी, और ये खुद की थ्योरीज वगैरह देती थी। तो इन्होंने ना एंटोमोलॉजी की फील्ड में काफी ज्यादा एडवांसमेंट की थी, साथ ही साथ जो बोटैनी होती है उसमें भी एडवांसमेंट की थी। अब देखिए एंटोमोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जब हम छोटे छोटे कीड़ों की जानकारी रखते हैं ना, वो क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, वो क्या खाते हैं, है ना, इसकी जो पूरी स्टडी होती है वो एंटोमोलॉजी कहलाती है। और बोटैनी मतलब जो पेड़ पौधों की स्टडी होती है ना, कोई सा पेड़ कैसे सांस ले रहा है ना, कैसे रेस्पिरेशन कर रहा है, कैसे वो जिंदा है, कैसे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो सब चीजें तो ये बोटैनी के अंदर आता है। तो जो मारिया थी वो इन दोनों ही फील्ड में काफी ज्यादा इन्होंने एडवांसमेंट की थी। इन्होंने अपनी कई सारी रिसर्च वगैरह, एक्सप्लोरेशन वगैरह किताब वगैरह में लिखी थी, है ना, अपनी स्टडीज को पब्लिश भी किया था। अगर हिंदी में बोले तो एंटोमोलॉजी मतलब है कीट विज्ञान, और बोटैनी मतलब वनस्पति विज्ञान। तो इन्होंने ना कीड़ों के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर काफी ज्यादा ना ऑब्जर्वेशंस करी थी, और इन्होंने साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करा था।
इन्होंने पता लगाया था बटरफ्लाई लाइफ साइकिल के बारे में कि कैसे वो ककून बनता है, मतलब कैसे बटरफ्लाई अंडे देती है, अंडे से फिर ककून निकलता है, ककून फिर अपने आप को सिल्क उससे घेर लेता है, फिर वो सिल्क वॉर्म बन जाता है, फिर उसमें से वो पकता है, फिर कैसे बटरफ्लाई बाहर निकलती है और कैसे फिर वो फूलों का रस चूस के दोबारा से रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा करती है। ये जो पूरी साइकिल होती है ना बटरफ्लाई लाइफ की साइकिल, इन्होंने उसको डॉक्यूमेंटेशन करा था। तो देखा जाए तो उस समय पे जो इस साइंस की दुनिया थी ना, इसमें मेल का डोमिनेंस था, जो पुरुष थे सिर्फ वही ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, खोज वगैरह कर रहे थे। तो ऐसे में मारिया ने ना इस जो ये ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल है इसको चैलेंज किया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो वुमेन है वो भी साइंस के फील्ड में काफी तरक्की कर सकते हैं, वो भी एक्सप्लोरेशन कर सकती है, ऑब्जर्वेशन कर सकती है ना। और इन्होंने उस समय पे जो और वुमेन्स है उनको भी इंस्पायर करा कि वो भी साइंस की दुनिया में आए, रिसर्च वगैरह करे और अपना योगदान दे साइंस की फील्ड में। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आपने देख लिया कि जो वुमेन्स है उनका स्टेटस कैसे इम्प्रूव हुआ और किस किस वुमेन ने अपना क्या क्या योगदान दिया। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।